चैप्टर 2371 एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। 1। झंग यी अब भी अंदर से हिला हुआ था। अगर यांग जिंगसन ने पहले से तैयारी न की होती तो शायद वो उस चरवाहे लड़के के असर में खुद को खो चुका होता, या फिर समाल की शक्ति द्वारा पूरी तरह निगल लिया गया होता। उसके अंदर जो नई शक्ति जागी थी वो जितनी वरदान थी उतनी ही खतरा भी। मैं अब ठीक हूं। उसने गहरी सांस ली, दिल की हलचल को दबाते हुए, और उसकी नजरों में फिर वही तेज चमक लौट आई। ब्रायन, क्या तुम अभी बर्निंग बोन्स और बाकी लोगों का पीछा कर सकते हो? ब्रायन ने जमीन सूंघी और सिर हिलाया। हालांकि अभी तुम्हारी सुगंध थोड़ी बदल गई थी, लेकिन उनके निशान अब भी मौजूद हैं। मेरे साथ आओ। भ्रम, इल्यूजन के मिटते ही जंगल की मौत जैसी खामोशी और गहरी हो गई थी। झंग यी ने तुरंत कदम नहीं बढ़ाया। वो वही खड़ा रहा, माथे पर बल पड़े हुए, जैसे किसी खाई के किनारे खड़े होकर उस अनुभव को फिर से जी रहा हो। ब्रायन ने अपने पंजों से जमीन खोदी और बेचैनी से बोला, भाई, अब क्या सोच रहे हो? यांग जिंगसन उसे शांत निगाहों से देखती रही, उसके आदेश का इंतजार करती हुई। वो झंग यी के चेहरे के भावों को पढ़ रही थी। शायद वो समझ गई थी कि वो किसी नतीजे पर पहुंच चुका है। तुमने समाल के इल्यूजन में क्या देखा? उसने धीरे से पूछा। कुछ नया पता चला क्या? वो असली समाल नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा और इच्छा की लहर थी। लेकिन जो भी इस लहर से प्रभावित होता, वो उसकी इच्छा की तीव्रता को महसूस कर सकता था। यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि इंसान की सोच समाल के जहर से बिगड़ सकती थी और अंततः उसकी जैसी बन सकती थी। लेकिन अगर कोई इस मानसिक प्रदूषण का सामना कर सके तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 30 साल से ज्यादा जी चुके झंग यी ने एक ऐसे दैत्य ड्रकर से बातें की थी जो अरबों सालों से जिंदा था और जिसने दुनिया की असली सच्चाई को समझा था। क्या ये अपने आप में कोई छोटी बात थी? ब्रायन और यांग जिंगसन के पास ऐसा मौका नहीं था। ब्रायन तो एक संशोधित कुत्ता था, दिल से सीधा और शुद्ध, और यांग जिंगसन की आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो यह क्लैन के 4 नाइट्स को भी हिला सकती थी। इतनी जल्दी मत चलो, झंग यी ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी, बिल्कुल उस खतरे के विपरीत जो कुछ देर पहले उसके चारों ओर था। उसने यांग जिंगसन की ओर देखा, आंखें तेज और साफ, लेकिन उनके अंदर एक हल्की सी बेचैनी और पागलपन झलक रहा था। मैं फिर से मानसिक प्रदूषण का अनुभव करना चाहता हूं, वो बोला। वो प्राणी जैसे हमें बाहरी लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं ये समझ पाऊं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो शायद मैं मानसिक प्रदूषण की असली प्रकृति को समझ सकूं, और शायद कुछ और भी जान पाओ। ब्रायन, चारों ओर नजर रखो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तुरंत बताना, उसने पहले आदेश दिया। ब्रायन ने थोड़ा भौंककर अपनी सहमति जताई। उसके कान खड़े हो गए, नाक फड़कने लगी, और वो पूरी तरह सतर्क हो गया। दुनिया का नंबर 1 पुलिस डॉग हाजिर है। मेरे रहते कोई खतरा पास नहीं आ पाएगा। फिर झंग यी ने यांग जिंगसन की ओर देखा, इस बार बेहद गंभीरता से। एक्साइन एक्साइन, मैं कुछ बहुत खतरनाक करने जा रहा हूं। उसने अपनी उंगली अपने माथे पर रखी। समाल का मानसिक जहर, जिसे तुम्हारे नियमों ने पहले दबाया था। मैं उसमें कुछ और महसूस कर रहा था। वो रुका, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। एक अजीब सा एहसास, जैसे शक्ति की असली प्रकृति का कोई संकेत। यह खतरनाक है, पर बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। यांग जिंगसन ने उसकी ओर गहराई से देखा। उसकी काली, चमकदार आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत ध्यान। मैं अब खुद अपनी मानसिक सुरक्षा हटा दूंगा, झंग यी ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं खुद उस प्रदूषण को स्वीकार करूंगा। मुझे वो रूल समझना है जो समाल हमें बताना चाहता है, भले ही वो विकृत हो। लेकिन अगर मैं फिर से खो गया या समाल में समा गया। उसने यांग जिंगसन के पीछे पड़े उस फॉलन पपेट की ओर इशारा किया।
तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपना तीर मुझ पर साधो। अगर मेरी चेतना सीमा से ज्यादा दूषित हो जाए या मैं पूरी तरह नियंत्रण खो दूं, बिना झिझक तुरंत वार करना। उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति इतनी ठंडी थी कि ब्रायन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या झंगी, तुम पागल हो गए हो क्या? ब्रायन ने चिल्लाया। हम सब उस गंदगी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और तुम खुद उसमें कूदना चाहते हो। वो बेचैनी से चक्कर काटने लगा। अगर यांग जिंगसिन जरा सी गलती कर दे या तुम बहुत जल्दी गिर जाओ तो यही तो इंश्योरेंस का मतलब है, झंग यी ने शांत स्वर में कहा। उसकी निगाहें अब भी यांग जिंगसिन पर थी। मुझे जिंगसिन के फैसले पर भरोसा है और खुद पर भी। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूं। ये एक दाव है, पर जो दाव मैं लगाना चाहता हूं वो इसके लायक है। यांग जिंगसिन कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में डेटा जैसी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे वो सेकंडों में हजारों संभावनाएं गिन रही हो। आखिर उसने सिर हिलाया। समझ गई। नियम सेट किया गया। टारगेट झंगी। चेतना प्रदूषण स्तर 50% से ऊपर गया या अपरिवर्तनीय समाहार लक्षण दिखे तो तुरंत फोर्स्ड प्यूरिफिकेशन शुरू होगा। क्योंकि ये असली समाल नहीं था, इसलिए यांग जिंगसिन के लिए झंग यी को वापस लाना मुश्किल नहीं था। और अगर वो सच में समा भी जाता तो भी मेम वायरस की शक्ति उसकी सोच को जबरन बदल सकती थी। ये सुरक्षा नहीं, बल्कि उससे एक स्तर ऊपर का फेलसेफ था जो पूरी सुरक्षा की गारंटी देता था। अब ठीक है, झंग यी मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली। आंखों में वही चमक थी, वो जो किसी खोजी के चेहरे पर होती है जब वो अज्ञात गहराई की ओर बढ़ता है। वो एक चट्टान पर बैठ गया, अपनी पीठ एक सूखे पेड़ की जड़ से टिकाकर, आंखें बंद की। चलो शुरू करते हैं। विचारों के साथ उसके चारों ओर की अदृश्य मानसिक दीवार, जो उसकी स्पेशल शक्ति और इच्छा से बनी थी, धीरे धीरे पिघलने लगी। जैसे ही वो दीवार पूरी तरह खत्म हुई, डार्क सन फॉरेस्ट की ठंडी चिपचिपी मानसिक गंदगी, जैसे खून की गंध सूंघ कर आए शार्क, उसकी चेतना में घुस पड़ी। यांग जिंगसिन के पीछे खड़ा फॉलन पपेट पूरी तरह सख्त हो गया। उसके हाथों में बना अजीब लंबा धनुष, जो कारण और परिणाम के तंतु और मेम से बना था, खींचा गया। तीर की नोक सीधे झंग यी के माथे पर थी। यांग जिंगसिन की निगाहें और भी केंद्रित हो गई, जैसे किसी सटीक मशीन की। वो झंग यी के शरीर की हर हलचल पर नजर रख रही थी। ब्रायन एक ओर खड़ा था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो और कुछ कर नहीं सकता था, बस मन ही मन बड़बड़ाता रहा और चारों ओर नजर रखता रहा। छाया में बैठे बाकी लोग भी ये दृश्य देखकर बेचैन हो गए, लेकिन झंग यी के शांत रवैये और यांग जिंगसिन की मौजूदगी ने उन्हें कुछ भरोसा दिया। वो तो ऐसे शांत है जैसे जेलर छुट्टी पर हो। फैटिक शू ने सिर खुजाते हुए कहा। ब्लूबर्ड, ली यंगयांग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। डार्क सन फॉरेस्ट में आने के बाद से लॉर्ड झंग यी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से उसकी प्लानिंग में हो। चैप्टर 2372, सब कुछ कंट्रोल में है, भाग 2। वो आग ढूंढने की जल्दी में नहीं लग रहा था। यांग सिया हल्के से मुस्कुराई और कुशलता से साइड में कुछ गर्म पेय बना लिए। फिर उसने उन कपों पर अपने दोनों हाथ रखे और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। उसका सुपर पावर इंडेक्स अब 12,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। वुलुयन एम्पायर के खिलाफ विजय के बाद झंग यी को बहुत सारे सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स मिले थे। यांग सिया बिना किसी शक के अब इप्सिलॉन रियल में एडवांस कर चुकी थी। उसकी फीस्ट नाम की एबिलिटी अब इवॉल्व होकर क्वीन ऑफ गुरमेट फूड बन गई थी। अब जो भी खाना वो अपने हाथों से बनाएगी वो बेहद स्वादिष्ट और लुभावना होगा। और सबसे जरूरी बात, वो खाने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा सकेगा। इसलिए भले ही उसका एबिलिटी इंडेक्स बाकी लोगों से कम है, लेकिन एक सपोर्ट कैरेक्टर के रूप में वो झंग यी के लिए
बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। ली यंगयांग मुस्कुराई जब उसने यांगसिया से वो कप लिया। एक घूंट लेते ही उसे अपने शरीर में एकदम से एनर्जी और फ्रेशनेस महसूस हुई और पूरा बदन हल्का लगने लगा। उसकी आंखें हल्की झुकी और उसने मन में सोचा, हम सब साथ हैं, फिर भी क्या झंग ये खुद को रोक पाएगा? वो इतनी समझदार थी कि महसूस कर सके झंग यी और यांग जिंगसिन दोनों कुछ न कुछ हमसे छुपा रहे हैं, पर वो ये भी जानती थी कि ऐसे सवाल पूछना ठीक नहीं। झू क्या और बाकी सबको भी शायद ये एहसास था कि झंग यी कुछ बातें उनसे नहीं बताता, पर उन्होंने कभी ज्यादा परवाह नहीं की क्योंकि उन सब के बीच भरोसा था। वो चीजें उसने इसलिए नहीं बताई क्योंकि या तो जरूरत नहीं थी या फिर वो किसी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल के तहत रहस्य था। इसी बीच झंग यी को डार्क सन फॉरेस्ट के हर कोने में फैली एक अजीब सी स्पिरिचुअल विल ने घेर लिया। उसकी भौहें सिकुड़ गई, शरीर हल्का कांपने लगा और पहले से कई गुना ज्यादा तीव्र हेल्यूसिनेशन दोबारा उतर आया। पर इस बार उसने खुद ही उस हेल्यूसिनेशन का दरवाजा खोल दिया। वो दृश्य बदल गया। शाम के वक्त की हरी घास वाली जमीन, नीले आसमान में तैरते सफेद बादल और चेहरे पर चलती ठंडी हवा जो मन को सुकून दे रही थी। एक चरवाहा लड़का पत्थर पर बैठा था, आराम से शांत मुस्कान लिए हुए। झंग यी की चेतना जैसे ही इस वीरान जमीन पर पहुंची, उस लड़के के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई और उसकी काली आंखों में जैसे कोई जिज्ञासा भरी चमक उभरी। तुम मेरी कल्पना से ज्यादा दिलचस्प हो, लड़के ने साफ आवाज में कहा। जो इस दुनिया में कदम रखते हैं वो या तो पागल मूर्ख होते हैं या फिर, उसने ठहर कर कहा, संभावित रिश्तेदार। झंग यी ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बस कुछ चीजें साफ साफ देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हो? लड़के ने अपनी चरवाहे की छड़ी से जमीन पर हल्की चोट मारी। क्या ये देखना कि भेड़ें घास क्यों खाती है और इंसान भेड़ों को क्यों खाता है, या फिर ये देखना कि तुम खुद क्या हो असल में? हां, दोनों, झंग यी ने ईमानदारी से कहा। उसने जब खुद ही पॉल्यूशन को अपनाया तो उसने इस हेल्यूसिनेशन से और गहरा जुड़ाव महसूस किया, यहां तक कि वो नीचे की जमीन से एक हल्की धड़कन जैसी स्पंदन महसूस कर सकता था, जैसे समाल के सोए हुए असली रूप की बाकी बची हुई इच्छा अब भी वहां मौजूद हो। बहुत बढ़िया, लड़का संतुष्ट लग रहा था। तो चलो हमारी पिछली बात आगे बढ़ाते हैं। इंसान भेड़ को ताकत और जिंदगी बढ़ाने के लिए खाता है। भेड़ घास को जीने के लिए खाती है। घास मिट्टी से पोषण और पानी लेकर बढ़ती है। वो खड़ा हुआ, एक छोटी सी हरी घास के गुच्छे तक गया, घुटनों पर झुककर एक मुरझाते पत्ते को अपनी उंगली से छुआ। तो बताओ यात्री, इंसान को जो शक्ति मिलती है वो आखिर आती कहां से है? भेड़ से, घास से, या फिर इस मिट्टी से जिसने अनगिनत जीवों को जन्म दिया? ये सवाल पिछले से कहीं ज्यादा गहरा था, सीधा ऊर्जा के स्रोत की तरफ इशारा करता हुआ। झंग यी की आंखें झुक गई, उसका मन तेजी से सोचने लगा। वो एहसास फिर से आया जैसे किसी को कोई बड़ा रहस्य समझ में आने ही वाला हो और अचानक सब कुछ जुड़ने लगा हो। काफी समय से उसके मन में एक शक था। वो मानता था कि शरीर की सारी शक्ति कागा से आती है। सृष्टि की शुरुआत में जब बिग बैंग हुआ तो भौतिक ब्रह्मांड को पावर दी गई थी। वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली और उसी से मानव अस्तित्व की रचना हुई। इसलिए वो मानता था कि सारी ऊर्जा ईथर फ्रैगमेंट से आती है और जीव दूसरे जीवों का शिकार करके उन्हीं फ्रैगमेंट्स को हासिल करते हैं। लेकिन फिर वो ग्राउंड सेंटिपीड्स, वो सिर्फ एनर्जी और खाकर अपनी सुपर पावर इंडेक्स कैसे बढ़ा लेते हैं? इसलिए प्योर ईथर थ्योरी पूरी तरह सही नहीं थी। शायद इंसानों के पास और भी एवोल्यूशनरी रास्ते हैं या फिर कुछ और एनर्जी सोर्सेस। आमतौर पर तो एनर्जी फूड चेन से ट्रांसफर होती है जहां इंसान सबसे ऊपर है। लेकिन असली स्रोत क्या है? आखिर में तो सब कुछ एनवायरनमेंट, यानी इस मिट्टी
और उसके नियमों से ही शुरू होता है। लड़का उसका जवाब आने का इंतजार नहीं करता। वो धीरे धीरे वीरान जमीन के दूसरे छोर की तरफ बढ़ गया। वहां एक छोटा गड्ढा था जिसमें इंसानों जैसी टूटी हड्डियां बिखरी थी, जो धीरे धीरे मिट्टी में मिल रही थी। इधर देखो, लड़के की आवाज में जैसे दया और व्यंग्य दोनों थे। जब कोई मरता है तो उसकी देह मिट्टी में जाती है, मांस गलता है, हड्डियां घुलती है, और वो सब फिर से मिट्टी का पोषण बन जाता है। सालों बाद यहां फिर से नई घास उगेगी जिसे भेड़ें खाएंगी, और वो ताकत फिर किसी नए इंसान के शरीर में जाएगी। वो मुड़ा, उसकी काली आंखें अब सीधे झंग यी पर टिकी थी। देखा, एक परफेक्ट साइकिल, खाना और खाए जाना, जन्म और मृत्यु। तो बताओ, इस चक्र में मैं क्या हूं? क्या मैं वो चेतना हूं जो अभी सोच रही है, या वो अंतहीन बहती हुई लाइफ एनर्जी जो बार बार रूप बदलती रहती है और ब्रह्मांड के पैमाने पर एक व्यक्ति का अस्तित्व आखिर मायने रखता भी है? मैं पोषण भी हूं और शिकारी भी। झंग यी की चेतना बुरी तरह डगमगाने लगी। चरवाहे लड़के के हर शब्द उसके मन की दीवारों पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। समाल की इच्छा केवल पागलपन नहीं थी, वो एक ठंडी, विराट और मौलिक ब्रह्मांडीय सोच थी जो सीधे जीवन के सार तक पहुंचती थी। इस सोच के आगे व्यक्तियों की जिंदगी मौत, अच्छाई बुराई, भावनाएं सब छोटी, लगभग बेकार लगती थी। बस एक चीज असली थी, अस्तित्व का प्रवाह और ऊर्जा का रूपांतरण। ऐसी सोच खतरनाक थी क्योंकि वो आधी सच्चाई थी, पर अंत में इंसान को अंधकार और शून्यवाद की तरफ ले जाती थी। झंग यी की आंखों में अब लाल चमक उतर आई। वो खुद को इस विराट दृष्टिकोण में घुलता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी व्यक्तिगत इच्छा जैसे रेत का महल जो विचारों की लहरों से ढहने वाला हो। उसके भीतर जो शक्ति थी, मैडाउल और द्रिक गॉडरेस की, वो अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय थी, जैसे इस विशाल चक्र का हिस्सा बनना चाहती हो। और उसी क्षण झंग यी ने देखा, वो चरवाहा लड़का अब धुंधला और पारदर्शी लगने लगा, जैसे वो असली नहीं बल्कि एक सिखाने वाला प्रोग्राम हो जो समाल की इच्छा और ज्ञान का सिर्फ एक हिस्सा लिए हुए था। चैप्टर 2373, सब कुछ कंट्रोल में है, भाग 3। असली समाल अब भी डार्क सन फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में सोया हुआ था, लेकिन जो रूप उसने छोड़ा था वो भी इतना प्रबल था कि सबसे मजबूत इंसान की सोच तक हिला दे। लालच, निगलना, मूल की ओर लौटना, ऐसी तमाम भावनाएं झंग यी के मन में जंगली पौधों की तरह फैलने लगी। वास्तविक दुनिया में ध्यान की मुद्रा में बैठे झंग यी के शरीर पर हल्की सी काली लकीरें उभरने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी ओदीन के शरीर पर तब आई थी जब वो समा गया था। उसकी सांसें भारी हो गई और उसके होंठों पर एक ठंडी, शिकारी मुस्कान उभर आई। पास खड़ा ब्रायन बेचैनी से भौंका। यांग जिंगसन की उंगलियां जो धनुष की तार पर टिकी थीं, कस गई। उसके फॉलन पपेट के तीर हल्की सी ठंडी नीली चमक छोड़ रहे थे, जैसे किसी भी पल निकल सकते हों। उसकी आंखों में झंग यी के कॉन्शियसनेस कंटामिनेशन लेवल की वर्चुअल रीडिंग तेजी से बढ़ रही थी। वो पहले ही 50% चेतावनी रेखा पार कर चुकी थी और अब 70% के पास पहुंच रही थी। झंग यी, उसने बहुत हल्की आवाज में पुकारा। वो आवाज बर्फ की सुई जैसी थी जो सीधे झंग यी के लगभग बिखर चुके दिमाग में उतर गई। भ्रम के उस दृश्य में झंग यी का शरीर अचानक कांप उठा। यांग जिंगसन की आवाज एक सेफ्टी रोप की तरह थी जिसने उसे उस गहराई में गिरने से ठीक पहले वापस खींच लिया। उसकी आंखें लाल थी और वो उस चरवाहे लड़के की धुंधली होती छवि को घूर रहा था। उसकी आत्मा के भीतर से एक मूक चीख उठी जो उस शून्य की खींच से लड़ रही थी। वो समझ गया, समाल की जो सिद्धांत था, जीवन का पूर्ण चक्र,
वो सुनने में परफेक्ट लगता था, पर उसमें व्यक्तित्व और आत्मोत्कर्ष का पूरा इनकार छिपा था। हाँ, ये शक्ति पाने का एक आसान रास्ता हो सकता था, लेकिन इसकी कीमत थी खुद को खो देना और सिर्फ एक ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा बन जाना। पर झंग यी ऐसा नहीं चाहता था। मैं सिर्फ पोषण नहीं हूं, मैं सिर्फ शिकारी भी नहीं हूं। उसकी चेतना ने गर्जना की, मैं झंग यी हूं। मेरी जिंदगी का अर्थ सिर्फ मैं तय करूंगा। धड़ाम, जैसे कोई बेड़ी टूट गई हो या कोई डूबता हुआ इंसान पानी की सतह तोड़कर सांस ले पाए हो। झंग यी की आंखें अचानक खुल गई। वो वास्तविक दुनिया में लौट आया। सामने यांग जिंगसिन, ब्रायन और वो अंधेरा जंगल था। उसकी सांसें तेज थी, शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसके शरीर की काली लकीरें धीरे धीरे मिटने लगी और आंखों की लालिमा भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो बेहद थका हुआ था, लेकिन अब फिर से साफ और होश में था। क्या ये खत्म हो गया? ब्रायन ने धीरे से पूछा। झंग यी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर की स्थिति महसूस कर रहा था। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन उसे अब ऊर्जा और समाल के नियमों की गहरी समझ मिल चुकी थी। ये समझ किसी सहमति की नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक तोड़ थी। जैसे कोई बहुत कठिन गणित का सवाल हल कर ले, भले सवाल खुद बुरा हो, पर उसे हल करने की प्रक्रिया इंसान को और बुद्धिमान बना देती है। उसने यांग जिंगसिन की तरफ देखा। वो अब अपना फॉलन पपेट लॉन्गबो नीचे कर चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी झंग यी पर टिकी थी। फिलहाल सब ठीक है। झंग यी की आवाज थोड़ी भारी थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने अकड़े हुए हाथ पांव हिलाए। धन्यवाद, एक्साइन एक्साइन, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर उस वक्त यांग जिंगसिन की आवाज और उसका तीर पास न होता, तो शायद वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। यांग जिंगसिन ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारी चेतना ने आखिरकार उस पोल्यूटिंग इंफॉर्मेशन का विश्लेषण और अलगाव पूरा कर लिया। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन लगता है कुछ हासिल भी हुआ है। झंग यी ने सिर हिलाया। उसकी नजर अब जंगल के और गहरे हिस्सों की ओर थी। इस स्वैच्छिक दीक्षा, बैप्टिज्म के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका इस जंगल से जुड़ाव और गहरा हो गया है। वो अब उस सोई हुई इच्छा की हल्की रूपरेखा तक महसूस कर सकता था। चलो, उसने कहा, और उसकी आंखें और गंभीर हो गई। मुझे लगता है अब बहुत सी चीजें साफ दिख रही है। तियन्यू पैलेस में जो मिला, उसने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही सही रास्ता नहीं होता। मैं समाल का उपहार स्वीकार करता हूं, भले ही उसका तरीका थोड़ा अलग था। यांग जिंगसिन और ब्रायन ने जिज्ञासा से झंग यी की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि झंग यी को उस समाल की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या मिला था। पर झंग यी ने अब किसी बात को छुपाया नहीं। वो अब उन्हें भी वो बात बताने वाला था। सुनो सभी लोग, मैं जो बताने जा रहा हूं, वो उस समय की समझ है जब दूसरी पीढ़ी के इंसान पहली बार ब्रह्मांड को समझने लगे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी डीमन गॉड आर्मोर को देखा। उसमें बहती हुई शक्ति को महसूस किया। काग्गो के सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में ब्रह्मांड खाली था, कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो असली नहीं है, वो बस शक्ति का संग्रह है। मतलब पदार्थ असली नहीं है। हम जो देखते हैं वो सिर्फ ईथर का पात्र है, भ्रम है। ये सुनकर प्रोफेसर डा विंसी, झू के जैसे बुद्धिमान लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। बाकियों ने धीरे से कहा, भले समझ ना आया, पर सुनने में बड़ा गहरा लग रहा है। झंग यी ने आगे कहा, पर सवाल ये है, इस ब्रह्मांड की जो मूल शक्ति थी वो कहाँ गई? ये सुनते ही यांग जिंगसिन और डा विंसी दोनों के चेहरे गंभीर हो गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा रहस्य सुन लिया हो। झंग यी ने धीरे से जमीन की काली रेत की ओर देखा। भेड़ें घास खाती है,
इंसान भेड़े खाता है, लेकिन घास और पेड़ उगते किससे हैं? मिट्टी से। तो इसका मतलब है हम अब तक एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे थे। वो है वो ब्रह्मांड जो हमें दिखाई नहीं देता, वही असली नीम है। यांग जिंगसन की आंखें चौड़ी हो गई। वो समझ चुकी थी कि झंग यी किस ओर इशारा कर रहा है। ब्रह्मांड का उल्टा पक्ष। नहीं, झंग यी ने धीरे से कहा, शायद इसे उल्टा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का उजला पक्ष कहना चाहिए। हमारी भौतिक दुनिया तो बस उसकी अंधेरी परछाई है। अब झंग यी के दिमाग में एक बेहद साहसिक विचार जन्मा। उसकी ऑल्टरनेट डायमेंशन एबिलिटी किसी और आयाम से नहीं आई, बल्कि उसी कागो द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के पार जाकर असली ब्रह्मांड से जुड़ती है। अगर हम इसे समझें, वो बोला, तो ये ऐसे है जैसे दो कागज की चादरें एक दूसरे के ऊपर रखी हों। मेरा पावर इन दोनों में छेद बनाकर एक ब्रह्मांड से दूसरे में प्रवेश करता है और फिर वहां से किसी नए बिंदु पर निकल आता है। यानी जो हम स्पेस ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन समझते हैं, असल में वो इस ब्रह्मांड में एक छेद बनाकर दूसरे ब्रह्मांड की सतह से होकर निकलना है। और जो डार्क एनर्जी झंग यी को उस अंधेरी खाई में मिली थी, वो इस ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध शक्ति थी, एंटीमैटर। जब उसने ये सारी बातें अपने मन में स्पष्ट कर ली, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति आ गई। उसी क्षण उसकी अपनी सुपर पावर पर समझ और नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। भले उसका एबिलिटी इंडेक्स नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी शक्ति और आत्म जागरूकता अब एक नए स्तर पर थी। और अब उसे पता था कि आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।